नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी हिंदी भाषा कैसे लंबे लंबे वाक्यों को बस एक शब्द में समेट लेती है। आज हम इसी कला को यानी समास को समझने वाले हैं। ये सिर्फ व्याकरण का कोई मुश्किल नियम नहीं है, बल्कि ये भाषा का एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ही काम आता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये समास आखिर है क्या। फिर बात करेंगे शब्द रचना के 4 मुख्य सिद्धांतों की। इसके बाद जो सबसे ज्यादा उलझाने वाले प्रकार हैं उनके अंतर को जानेंगे और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट होगा जिससे सब कुछ पक्का हो जाएगा। जरा सोचिए, राजा का पुत्र या फिर रसोई के लिए घर, इन्हें बोलने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना? तो हमारी भाषा के पास इन जैसे लंबे वाक्यांशों के लिए एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है और आज हम उसी शॉर्टकट को सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि समास असल में है क्या। सीधी सी बात है, समास वो तरीका है जिससे भाषा को छोटा और असरदार बनाया जाता है। ये सिर्फ शब्दों को जोड़ना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया और छोटा शब्द बनाना है। इसी को संक्षेपण भी कहते हैं। यहां देखिए, ये बिफोर और आफ्टर का कितना बढ़िया उदाहरण है। एक तरफ है लंबा सा वाक्यांश जिसे कहते हैं समास विग्रह, और दूसरी तरफ है हमारा नया, छोटा और असरदार शब्द समस्त पद। रसोई के लिए घर, झट से बन गया रसोई घर। बस यही तो है समास का जादू। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। समास के 6 प्रकारों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय हम इन्हें सिर्फ 4 आसान सिद्धांतों से समझेंगे। हमें बस ये देखना है कि जो नया शब्द बना है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, पहले हिस्से की, दूसरे की, दोनों की, या फिर किसी बिल्कुल ही नए अर्थ की। तो हमारा पहला सिद्धांत कहता है कि जो नया शब्द बना है उसका पूरा मतलब उसके पहले हिस्से यानी पूर्व पद पर टिका होता है। इस सिद्धांत पर काम करता है अव्ययी भाव समास। यहां पहला शब्द जिसे अव्यय कहते हैं वही मेन हीरो है। अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं, और यही पूरे शब्द का मतलब तय कर देता है। इन उदाहरणों को देखिए। यथाशक्ति में असली मतलब शक्ति का नहीं, बल्कि यथा यानी अनुसार का है। उसी तरह प्रतिदिन में प्रति ज्यादा जरूरी है, मतलब पहला शब्द ही पूरे अर्थ को डायरेक्शन दे रहा है। अब हमारे दूसरे और सबसे कॉमन सिद्धांत में सारा फोकस शब्द के दूसरे हिस्से पर चला जाता है, जिसे कहते हैं उत्तर पद। यह सिद्धांत बड़ा खास है क्योंकि यह एक साथ 3 तरह के समास को कवर करता है: तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। इन तीनों में ही शब्द का दूसरा हिस्सा मेन होता है, भले ही उनके बनने का तरीका थोड़ा अलग हो। यहां ध्यान दीजिए, पथभ्रष्ट में मुख्य बात भ्रष्ट होना है, महात्मा में आत्मा मुख्य है, और त्रिभुवन में भुवन। पहला शब्द तो बस दूसरे शब्द के बारे में कुछ बता रहा है। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत पर, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहां शब्द के दोनों हिस्से बराबर के हिस्सेदार हैं। ये है द्वंद्व समास। यहां दोनों शब्दों का वजन एकदम बराबर होता है, बिल्कुल एक पार्टनरशिप की तरह। अब भला माता पिता या सुख दुख में ये कौन कह सकता है कि कौन ज्यादा जरूरी है? कोई नहीं। और यही तो इस समास की खूबसूरती है। हमारा आखिरी सिद्धांत सबसे ज्यादा क्रिएटिव है। यहां 2 शब्द मिलते हैं और एक बिल्कुल नया, एक सिंबॉलिक मतलब बना देते हैं। यह है बहुव्रीहि समास। इसमें ना तो पहला शब्द मुख्य है और ना ही दूसरा, बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। यहां देखिए, दशानन का मतलब सिर्फ 10 मुंह नहीं है। हम सब जानते हैं कि दशानन का मतलब है रावण। इसी तरह चतुर्भुज का मतलब विष्णु है। यहां शब्दों के मतलब से हटकर एक पूरी की पूरी नई पहचान बन जाती है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, कुछ समास के प्रकारों के बीच का छोटा सा फर्क। इस शब्द नीलकंठ पर जरा गौर कीजिए। अगर इसका मतलब सिर्फ नीला गला है तो ये कर्मधारय है, लेकिन अगर ये भगवान शिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये बहुव्रीहि बन जाता है, मतलब सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। ठीक इसी तरह त्रिनेत्र का मतलब सिर्फ 3 आंखों का ग्रुप हो सकता है तो वो द्विगु होगा, लेकिन अगर ये 3 आंखों वाले भगवान शिव की बात कर रहा है तो ये बहुव्रीहि बन जाता है। असली पहचान हमेशा उसके विग्रह यानी एक्सपेंशन से ही पता चलती है। तो अब जब हमने सिद्धांत और मुश्किल फर्क दोनों को समझ लिया है, तो अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। देखते हैं कितना समझ आया।
यहाँ बात ना तो चक्र की हो रही है ना हाथ की, बात हो रही है उसकी जिसने चक्र को हाथ में धारण किया है। तो ये हुआ बहुव्रीहि यानी भगवान विष्णु। समास हमें ये सिखाता है कि व्याकरण सिर्फ सूखे नियम नहीं है, बल्कि ये कुछ नया बनाने का, इनोवेशन का एक सिस्टम है। और इस तरह से सोचने पर हमें भाषा एक रुकी हुई चीज़ नहीं, बल्कि एक जीती जागती, लगातार बदलती हुई चीज़ नजर आती है।